नमस्कार। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आज फिर आपके सामने अ, उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेके, जो कि एंग्लो सेक्शन पीरियड लिटरेचर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एंड टुडे आई एम विद एन इम्पॉर्टेंट पोइम ऑफ द एंग्लो सेक्शन लिटरेचर कॉल्ड द वाइफ्स लेमेंट। फ्रेंड्स, ये भी एक अनोनिमस पोइम है। मींस इसके राइटर के बारे में भी कुछ पता नहीं, क्योंकि उस वक्त की जो सारी जो कहानियां जो भी लिखनी होती थी, जो भी पोइट्री है, नावल जो भी है, वो सारी चीजें जो हैं, they are in the verbal form, what the story is told uh, through the people, by the people. फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर विद विपन पर। फ्रेंड्स, इस होप के साथ कि आप लोगों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया पहले भी, एंड आई ऑल्सो वांट यू पीपल टू प्लीज सपोर्ट मी। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, कमेंट देयर इन द कमेंट बॉक्स। मेरे वीडियोस को शेयर करें प्लीज अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, ताकि आने वाला जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, उसके लिए majority of people they can get benefit from these videos, these video lectures. So friends, let us start. As you can see on the screen, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि there is a woman and she is worried about something, and what is that? We will talk about that thing in this point, in this lecture. हमारे पोइट्री पोइम का नाम है द वाइफ्स लेमेंट। द वाइफ्स लेमेंट, और ये क्या है, एक एंग्लो सेक्शन टाइम पीरियड की पोइम है। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट, लेट अस मूव अहेड। फ्रेंड्स, द टाइटल इज ऑफ द पोइम इज द वाइफ्स लेमेंट, एंड सबटाइटल हम इसको दे सकते हैं अनवीलिंग द melancholy और ब्यूटी ऑफ द एंग्लो सेक्शन पोइम द वाइफ्स लेमेंट। अब वाइफ्स लेमेंट जो है, इसमें क्या क्या दर्द है, कितना इसमें दर्द उठ रहा है, क्या क्या चीजें इसमें है। और एक कहानी है, जैसे एक स्टोरी है एक वुमेन की, और जिसके बेस पे इसका नाम ही रखा गया है द वाइफ्स लेमेंट। तो डियर फ्रेंड्स एंड ऑडियंस, टुडे I once again invite you to the journey back in the time to the enchanting realm of Anglo-Saxon literature, where emotions are raw, landscapes are vast, and tales are woven with threads of both sorrow and resilience. Our destination, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, क्या क्या हम चीजें इसमें देखेंगे थ्रू दिस पोएम, द poignant masterpiece, masterpiece, and this masterpiece is called the wife's lament. फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा है, इसके ऑथर भी अनोनिमस हैं। नो बडी नोज हु हैज रिटन दिस पोइम, बिकॉज उस वक्त के दौर में जबानी ही काम हुआ करते थे। फ्रेंड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन। एस्टीम्ड ऑडियंस एंड फ्रेंड्स, टू मेक इट easy and to provide you with the thorough knowledge of this wonderful Anglo-Saxon poem, The Wife's Lament, being asked in the UGC NET and the state set exams and many other exams. So friends, I have divided this poem into two sections. इसको easy करने के लिए मैंने दो सेक्शन में इसको बांटा हुआ है, so that people can get the knowledge, thorough knowledge, and in a easy way इसका नॉलेज ले सकें।
एज फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एग्जाम्स में बहुत ही पेचीदा सवाल जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आर आस्क्ड, तो दे कैन बी विद इन द लाइंस ऑफ द पोइट्री। अब जरूरी नहीं है आपको समरी ही पूछा जाएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डायरेक्टली, दे कैन आस्क यू द लाइंस के ये लाइंस कहाँ से आई है, किस पोइम में से हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स it becomes very important, very necessary to go through the lines. So I have divided this poem into two sections. Or first section one is the poem, जिसको हम रीड करेंगे पोइम को, द वाइफ्स लेमेंट जो पोइम, उसको हम रीड करेंगे पहले सेक्शन में विद इन द सेम वीडियो इसी में। और उसके बाद हम सेकंड सेक्शन में इसकी क्या करेंगे, समरी इसकी हम देखेंगे, और एंड आफ्टर दैट समरी एंड एनालिसिस ऑफ द पोइम हम इसमें सेक्शन 2 में करने वाले। सो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे नॉलेज मिलने की बातें करने मिलने वाली हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू स्किप दिस वीडियो, प्लीज वीडियो को पूरी तरह से देखें। और कहीं से आपको और किसी चीज की मिसकंसेप्ट और कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी देयर इन द कमेंट बॉक्स। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू पीपल फॉर योर सपोर्ट, यू आर सपोर्टिंग मी वेरी वेल। मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियोस काफी दूर दूर तक पहुंच रहे हैं और बहुत ही इन शॉर्ट वाई। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द पोइम लाइन बाय लाइन। तो सेक्शन 1 स्टार्ट्स हियर, द पोइम रीडिंग जिसमें हम करेंगे, रीडिंग ऑफ द पोइम है द वाइफ्स लेमेंट, एंड दिस इज एन एनोनिमस पोइम। जैसे मैंने आपको पहले कहा है, इसका राइटर के बारे में कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को और भी इजी करने के लिए मैंने आपके सामने एक एआई टूल जनरेटेड पिक यहाँ पे आपके सामने रखी है, एंड दिस इज पिक इज ऑफ ए लेडी which shows she is worried about something. So let's हम इन्हीं वुमेन जो है, यही जो औरत हैं, इनके माध्यम से, इनके इमेजिनेशन से हम इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। एंड फ्रेंड्स, प्लीज गो थ्रू द लाइंस, क्योंकि लाइन जो काफी इंपॉर्टेंट होती है। आपको कहीं से भी कोई लाइन आ सकती है इस पोएम से कि ये लाइन कहाँ से लाई। अगर आप इस पोएम की लाइंस को नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा ये लाइंस किस पोएम में से। तो वंस अगेन आप फिर से रिकॉल करते हैं नाम पोएम का, द वाइफ्स लेमेंट, एंड लेट अस स्टार्ट दिस वाइफ्स लेमेंट। तो फर्स्ट, द ओपनिंग लाइंस ऑफ दिस पोएम आर, first, my lord left his people for the tumbling waves. I worried at dawn where on earth my leader of the men might be. When I set out myself in my sorrow, a friendless exile, to find his retainers, that man's kinsmen began to think in secret, and they would separate us so we would lie far apart in the world. Most miserably and longing seized me. My lord commanded me to live with him here. तो फ्रेंड्स, इसमें स्टेंजाज में इसको बांटा हुआ है, तो आप हर एक स्टेंजा के थ्रू जाइए। दिस वाज सेकंड स्टेंजा। तो हर एक पेज पे एक स्टेंजा को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन लाइंस को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी इसको पढ़ सकते हो। लेट्स मूव। I had few loved ones or loyal friends in this country, which causes me grief. Repeat करते हैं लाइन को। I had few loved ones or loyal friends in this country, which causes me grief. Then I found that my most fitting man was unfortunately filled with grief, concealing his mind, plotting murder, with a smiling face. So often we swore that only death could ever divide us. तो कहने का मतलब इनका कि अब इनकी इमेजिनेशन है कि हमें तो गॉड ने ही ऐसा चाहा है और हमें डिवाइड करने की जो कोशिश है, नथिंग एल्स, हमें कोई भी चीज डिवाइड नहीं कर सकती, दैट
all that is changed now. It is now as if it had never been. Our friendship, for a year I must endure the hatred of my dearest one. They forced me to live in a forest grove. जैसे हमने पहले मैंने आपको बताया था कि she was exiled, she was feeling herself exiled, she was separated from her husband. अपने हस्बैंड से उसको सेपरेट किया गया, जुदा किया गया है, और ये बहुत ज्यादा ग्रीफ स्ट्राइकन है, काफी ज्यादा दुख में है, परेशानी में है। तो इन अपने अल्फाज के जरिए से अपने दुख का, अपने उस सारों का, अपने गम का इजहार करें। तो दिस endure a hatred of my dearest one, they forced me to live in a forest grove under an oak tree in an earthen cave. एक अर्दन केव के अंदर रह रही हो, एक ओक ट्री के नीचे। दिस अर्थ hall is old and I ache with longing. The dales are dark and hills too high. Harsh hedges overhung with barriers. A home without joy. एक ऐसा घर है जो कोई विदाउट जाए इनका अपनी इन वर्ड्स के जरिए से हमें बताना चाह रही हैं कि वो हाउ शी लेमेंटेड हर हस्बैंड्स की जो जुदाई है। Here my lords living often fiercely seized me. There are friends on earth, lovers living who lie in their bed. There are friends on earth, lovers living who lie in their bed. While I walk alone in the light of dawn. कहती है कि while I walk alone in the light of dawn under the oak tree and through this earth cave where I must sit the summer long day, there I can sweep for all my exiles, my many troubles, and so I may never escape from the cares of my sorrowful mind. Let's move to the next slide. Nor all the longings that have seized my life. कि सारी longings जो इनके है, जिन इनकी जिंदगी को सीज कर दिया, एंड कर दिया है। May the young man be sad minded with hard thoughts, yet let him have a smiling face. Yet let him have a smiling face along with his heartache. A crowd of constant sorrows, कहती हैं कि a crowd of constant sorrows, let to himself all his worldly joys belong. कि जो भी वर्ल्डली चीजें हैं, भगवान करे, ईश्वर करे, वो उनको मिल जाए, उसको हर चीज मिल जाए। Let him be outlawed in a far distant land, so that my friend sits under stone cliffs, chilled by storms, weary minded, surrounded by water. तो ये इनकी इच्छा है कि किस तरह से मेरे जो फ्रेंड है वो कहाँ रहे, किस तरह से रहे, तो उनके लिए लेमेंट कर रही हैं। In a sad dreary hall, my beloved will suffer the cares of a sorrowful mind. He will remember too often a happier home. कि उनको भी अपने कभी याद आती होगी कि अपने खुशहाल घर की, जब घर में इकट्ठा रहते थे, तो कहने का मतलब हाउ बोथ आर सफरिंग, पर ये अपनी एक वाइफ जो अपने दिल की बात सुना रही है, तो शी इज लेमेंटिंग हर हस्बैंड इन दी थ्रू दिस पोएम, द lament of a wife's lament. तो कहती है माई बिलोड विल सफर द केयर्स ऑफ ए sorrowful mind. He will remember too often a happier home. वो to the one who must suffer longing for a loved one. Friends, this was your poem, जो एक्चुअल जो उसमें राइटिंग में थी। तो एक्चुअली पोइम तो एंग्लो सैक्सन पीरियड की है, उस टाइम में ये तो जबानी है, उसके बाद इसको लिखा जब गया तो बाद में इसको लिखा गया है एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, जब हमारी डेवलप हुई इंग्लिश। तो अब सोर्स हमारे पास कि हमने पहली सेक्शन में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमने एक एक्सीटर बुक की बात की थी, एक्सीटर बुक ट्रांसलेशंस। तो ये सोर्स उसका यही है, RM लिंजुआ ने इसको लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है इस पोइम को, एक्सीटर बुक से लेके उसके ट्रांसलेट करके। तो ये पोइम जो है ये इंग्लिश फॉर्म में है, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हमारा एक पार्ट यहाँ पे एंड हो जाता है, जो कि हमने पोइम को रीडिंग किया। तो रीडिंग ऑफ द पोइम सेक्शन एंड्स हियर, एंड नाउ we are going to start section 2. This section 2 is also a very important thing because it tells us everything about this poem. तो मैंने कोशिश की है यहाँ पे बहुत सारी चीजों को बारीकी से देखने की। नटशल मैं आपको बारीकी से हर एक वो चीज बताने वाला हूँ जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकती है। वो आपका नेट एग्जाम हो सकता है, आपका किसी भी स्टेट का सेट हो सकता है, आपका हायर एजुकेशन के लिए टीचिंग पोस्टर्स के लिए हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इसको जरा भी स्किप करने की कोशिश ना करें। तो प्लीज लेट्स enjoy this also. This second section called summary and analysis of the poem, the wife's lament. The wife's lament poem जो इसकी हम summary और analysis इसमें करने वाले हैं। But let's start. So friend, in section 2, summary and analysis of the poem, the wife's lament. Dear friends and audience, in this next section, I invite you, your intention to this journey back in the time to the enchanting realm of Anglo-Saxon literature. Anglo-Saxon literature की एक दोबारा से हम आपको झलक दिखाने वाले हैं, जैसे हमने पहले पोइम में किया। अब इसमें हम एनालाइज कर रहे हैं इस पोइम को, इसको समराइज करें, समरी कर रहे हैं, इसको प्रिसाइज कर रहे हैं। सॉरी। तो सो where emotions are raw, landscapes are vast, and tales are woven with the threads of both sorrow and resilience. उनकी दोनों दुख भरी या कहानियों से उनकी कहानियां बनी हुई हैं। So let's go through the summary and analysis of this poem known as the wife's lament. In this timeless poem, we encounter the heart-wrenching lament of a woman who finds herself exiled from हर होम। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि एक ऐसी औरत की कहानी है जो कि अपने घर से बेचारी को बेघर होना पड़ा है, सेपरेट हो चुकी है, सेपरेट किया गया है उनको हालात की वजह से। और उसकी हार्ट रेंचिंग बहुत ही दर्द भरी कहानी है। सेपरेटेड फ्रॉम हर बिलोव्ड हस्बैंड, अपने हस्बैंड से जिनके जिनके साथ बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, वो उनसे जुदा होने के बाद जब इसको एग्जाइल होना पड़ा, वनवास इसको लगा, तो इनको काफी ज्यादा दुख तकलीफ महसूस हुई, जो कि उन्होंने अपने इन आंसू के जरिए, इन वर्ड्स के जरिए इनको प्रोया है। तो एंड लेफ्ट टू वंडर इन द डेसोलेट वाइल्डरनेस, बहुत ही भयानक एक जंगल में, वाइल्डरनेस में उनको रहना पड़ा। थ्रू द डेलिकेट स्ट्रोक्स ऑफ एंग्लो सेक्शन वर्स we witness the depth of her sorrow, the echoes of her longing, and the resilience of her spirit. हम उसकी spirit की, उसकी रूह के बारे में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनको किस हालात में, कितनी मुसीबत में, कितना दुख भरी वो एक एक पल अपनी दुख भरी कहानी जी रही हैं। तो एज वी वैल्यू इनटू द वर्सेस, जो ही हम वर्सेस के बीच में से गए, जैसे हमने पहले भी इसको पोइम को रीड किया भी, तो एज वी वैल्यू इनटू द वर्सेस वी आर ड्रॉन इनटू द विविड इमेजरी दैट पेंट्स ए पोर्ट्रेट ऑफ ए लोनलीनेस एंड डिस्पेयर। एक ऐसी पोर्ट्रेट, हमें चित्र, तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ जाता है जब हमने इस पोइम को पढ़ा। तो आंखों के सामने ऐसी एक इमेजिनेशन आ जाती है हमारे पास कि एक ऐसा पोर्ट्रेट जो कि क्या है, लॉनलीनेस जी रहा है, बर्दाश्त कर पा रहा है, और बिल्कुल डिस्पेयर है, काफी गमज्यादा है, अपने आप से बाहर है। द स्पीकर डिस्क्राइब्स हर एग्जाइल इन vivid detail, portraying the harshness of her surroundings and the heaviness of her heart. उसके सराउंडिंग्स में, उसके इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें मिल रही, क्या क्या दुख मिल रहे हैं, और उसका दिल किस कदर इस दुख से हैवी हो चुका है, भारी हो चुका है। Yet amidst the darkness there is a glimmer of hope. लेकिन फिर भी इस इतनी भयानक दुख में, गम में, जिसको डार्कनेस कहा गया है, एक कंपैरिजन है यहाँ पे, इसकी जो सारोनेस है उसको दिखाने के लिए डार्क यूज किया गया वर्ड। तो उस डार्कनेस में जो है वो जी रही किस तरह से, और फिर भी बट शी हैज अ होप,
उसको एक होप है, उसको इच्छा है, एक उम्मीद है मन में, उम्मीद की का दिया जला है उसमें मन में, कि ए फ्लिकर ऑफ डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन में है, हारने वाली हिम्मत हारी नहीं है, जरूरत रखी हुई है, दैट रिफ्यूजेस टू बी एक्सटिंग्विश। एंड उसकी इस हिम्मत ने, इस करेज ने इसको फिर भी इस एक उम्मीद में रखा हुआ है कि वो कभी भी इस अपनी होप को डिस्टिंग्विश होने नहीं देंगे, खत्म नहीं होने देंगे, बल्कि वो शी विल वंस अगेन, वो रिटेन करेंगी अपनी पुरानी वाली वो हालत, जैसे वो दोनों मिलके रहते थे। द वाइफ्स लेमेंट स्पीक्स टू द यूनिवर्सल थीम्स ऑफ लव, लॉस एंड longing, resonating with readers across centuries and continents। तो मेन इसमें जो थीम है, एक यूनिवर्सल लव की बात की गई है, यूनिवर्सल लॉस जो है, जब इंसान किसी को अपने को खोता है, इस थीम को यहाँ पे बताया गया, लॉन्जिंगनेस को और रेजोनेट जो करते हैं, इस थीम्स को यहाँ पे रीडर्स के सामने लाया गया है। इट इनवाइट्स अस टू द कंटेम्पलेट द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड द एंड्यूरिंग पावर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। तो किस तरह से इंसान को एडवर्स हालात को फेस करना पड़ता है, थ्रू द सिंपलिसिटी ऑफ इट्स लैंग्वेज एंड द डेप्थ ऑफ इट्स इमोशन, दिस एंग्लो सेक्शन पोइम continues to captivate and inspire audiences to this day। आज तक इस पोइम की जो सिंपलिसिटी है, इस पोइम का जो लिखने का अंदाज है, पोइम को जो वो बयान करने का जो अंदाज है, उन और वर्ड्स की सिंपलिसिटी, और उन एक एक वर्ड में क्या बहुत भारी चीजें भरी हुई हैं, बहुत सारी चीजों को बयान करने वाले हैं। तो आज तक भी दिस एंग्लो सेक्शन पोइम जो है कंटिन्यूज टू कैप्टिवेट एंड इंस्पायर ऑडियंसेस टू दिस डे। इट्स ब्यूटी लाइज नॉट ओनली इन इट्स पोइटिक क्राफ्ट्समैनशिप, सिर्फ पोइटिक क्राफ्टशिप मैनशिप पे ही इसकी ब्यूटी नहीं है, वो तो है, बल्कि इतना ही नहीं जितना हम समझ पा रहे हैं, बल्कि इससे भी और कुछ ज्यादा है। बट आल्सो इन द एबिलिटी टू टच द हार्ट्स ऑफ दोज हु एनकाउंटर इट। उन लोगों के दिल को छूने वाली ये एक पोइम है, जिनके साथ ऐसा होता है, जो इन चीज को एनकाउंटर करते हैं, ऐसी चीजों को फेस करते हैं, सामना करते हैं। सो लेट अस एम्बार्क ऑन दिस जर्नी टुगेदर एज वी एक्सप्लोर द ब्यूटी एंड melancholy ऑफ द वाइस लिमिट। तो आओ हम मिलके ही इस पोइम को एंजॉय करते हैं, जैसे हम सब ने मिलजुल के अब तक इस पोइम को हमने पढ़ा है, इसको रीड किया है, इसको एनालाइज किया हमने। तो इसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें इस पोइम को, ताकि ये बहुत ज्यादा से ज्यादा रीडर्स तक पहुंचे, ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके, और आपकी जो भी नेट सेट या कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें जो भी आने वाले क्वेश्चन उनको हम कोई भी स्किप ना कर पाए। तो एंड सेलिब्रेट द एंड्योरिंग लिगेसी ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर जो हमारा, उसकी लिगेसी जो है, उसकी जो खूबसूरती है, उसको हम आगे कंटिन्यू कर पाए, उसको पढ़ पाए। तो थैंक यू माय डियर व्यूअर्स, डियर फ्रेंड्स, सभी ब्रदर्स सिस्टर्स स्टूडेंट्स जो भी हैं, सबसे एक बार फिर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार मैं थैंक यू करूंगा, आपने काफी मुझे सपोर्ट किया, और अब भी आगे मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज मेरे चैनल को, क्योंकि नया चैनल है, अभी कुछ ही दिन इसको हुए हैं। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करने की कोशिश करें, और जो भी इसमें चीजें हैं उनमें कमेंट करने की कोशिश करें, सो दैट मुझको एनकरेजमेंट मिले, या जिस चीज की कोई आपको इसमें लगता है कि आपको इस तरह इसमें कोई मुझे सुजेशन भी आप दे सकते हैं, ताकि मैं जो भी आने वाले वीडियोज हैं एक से एक बढ़ के मैं बनाऊं, और उसमें और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं काफी मेहनत से काम कर रहा हूँ, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, इससे एक छोटी सी पोइम के लिए पूरा दिन लग जाता है, बहुत सारी चीजें ढूंढनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इफ यू लाइक कि मेरा ये वीडियो जो है आपको कुछ काम आने वाले हैं, तो सो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू। तो आई वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर विद विपन
जो यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से फिर से आपको एक बार थैंक यू कहना चाहूंगा। और कीप एंजॉइंग द वाइब्स एलिमेंट। एक्चुअली क्या है, जो ये एक जर्नी थ्रू sorrow एंड रेजिलियंस है। सो फ्रेंड्स, कीप एंजॉइंग। थैंक यू। योर फ्रेंड एंड मेंटर विपिन। आपसे दोबारा फिर मिलेंगे, आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी एक और वीडियो में की सीरीज में, नेक्स्ट सीरीज में। तो प्लीज मुझे ये भी बताएं अब इसके बाद, क्या आप क्या लगता है कि आप मान लो कोई इंपॉर्टेंट चीज कोई बीच में हो, तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बताने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट इसके बाद मुझे लगता है एक आध पोइम हमारी जो है और है, पर उसमें कोई उतना कोई क्वेश्चन उसमें आने वाले नहीं है। अगर ऐसा हो तो मैं कर लूंगा उसको भी। पर आई थिंक शायद इसके बाद हमें अ, अपने जो अ, हमारे सबसे पहले शुरुआती और माने हुए इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के जो ऑथर रहे हैं, पोइट रहे हैं, चॉसर, तो उनकी तरफ हमें चलना चाहिए। तो कंटरबरी टेल्स, आप प्लीज कमेंट में मुझे बताएं कि हम चॉसर पे जाएं या कुछ और करें। तो चॉसर उनके क्योंकि शुरुआती जो है, तो कंटरबरी टेल्स, उस जमाने में टेल्स का बहुत रवाज था। और आपको चॉसर के कितने वर्क आपने पढ़े, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। या उनमें से आप कौन सी चीज पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख सकते हैं। या कंट्रोवरी टेल्स किस किसने पढ़ी है, और जिसने पढ़ी है उसमें कितने करेक्टर्स थे, क्वेश्चन रहेगा आपका, कितने करेक्टर्स थे। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, 29, 31, 30 और 25। एक ही क्वेश्चन रहेगा, आपको दोबारा से रिपीट करूंगा। कंट्रोवरी टेल्स में कितने करेक्टर्स थे, 25, 29, 30 और 31, या फिर कुछ भी नहीं। अ, दूसरा क्वेश्चन रहेगा इसके लिए कि उसमें वुमेन करेक्टर कितने, कंट्रोवरी टेल्स में हाउ मेनी वुमेन करेक्टर्स आर देयर इन कंट्रोवरी टेल्स, और कितने करेक्टर और जो हैं उनके नाम आप लिखिए। तो प्लीज मैं समझूंगा कि आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम कंट्रोवरी टेल्स पे ही आएंगे, अगर आप कुछ और चाहते हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब एक दो पोइम है हमारे पास, लेकिन उसका उतना ज्यादा आने वाला नहीं है। तो उसका आथर के बारे में ही जैसे सेनोल्फ है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, कौन सी पोइम पढ़ी थी इससे पहले, आप ही बताएं मुझे, मैं लिखता हूँ। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। बेवल्फ पढ़ी थी हमने। तो बेवल्फ में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी उसके में, और बेवल्फ एक इम्पॉर्टेंट पोइम भी है। उसको दोबारा से भी आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पोइम, उसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं। और आज की जो पोइम हमने पढ़ी, वुमेन्स ए वाइफ्स लेमेंट, इसमें से भी आपको कम से कम एक दो क्वेश्चन आता है। तो प्लीज इसको भी थारोली पढ़ें। तो थैंक यू। क्योंकि वीडियो भी की भी लिमिट रहती है, इसको कहीं अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। तो मुझे लगता है कि वीडियो आप में स्टॉप कर देना चाहिए। तो आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल सबको।